नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज जो है हम लोग का सेट नंबर 6 है और इसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग का एक बेहतरीन सा सीरीज लेकर के चले हैं। इसको अगर सीरीज को आप आखिरी तक फॉलो करते हैं तो मैथ और रीजनिंग दोनों एक लेवल तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि मैथ और रीजनिंग में जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना बेहतर होकर के आप निकलोगे। तो आज जो है आपका सेट नंबर 6 है। बहुत सारे लोगों का रहता है कि सर इसका पीडीएफ दे दीजिए, तो इसका पीडीएफ डेली मिलता है आपको। शाम को लगभग 7:30 बजे आपका लेक्चर आ जाता है और रात को 10, 11 बजे, 12 बजे तक आपका पीडीएफ आ जाता है। पीडीएफ जो आता है वो आपके इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे आता है, जो आप ही का है। ठीक है, वहां पे जाइएगा। अब एप्लीकेशन का नाम लेते लोगों को डर लगने लगता है, सर पैसा लेंगे। अब भाई कोई पैसा नहीं है, 0 रुपया प्राइस है उसका, क्योंकि एप्लीकेशन पे भी चीजें फ्री में मिलती हैं। ठीक है, तो वहां पे जाइए इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे, वहां पे आपको रिफॉर्म प्रैक्टिस सीरीज से एक कोर्स मिलेगा जिसका प्राइस 0 रुपया है। वहां पे आपका डेली वाइज पीडीएफ अपडेट होते रहता है। बाकी आज 6 नंबर सेट करेंगे, ठीक है ना। और कल रविवार है, ठीक है। तो कल रविवार है, तो कल शाम को आप आइएगा हमारे साथ, जिसमें हम आपके साथ लाइव रहेंगे और लाइव बातचीत करेंगे। जो भी आपकी और भी समस्या है उन सब पे बात करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, ज्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है अक्षत 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए इतने रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करता है, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो उसे प्राप्त राशि है। तो जब 8% यहाँ पे रेट है और वार्षिक है और यहाँ पे हाफ ईयरली लेगा, तो ये 8% जो है आपका कितना परसेंट बन जाएगा? 4% बन जाएगा, क्योंकि जब 12 महीने में 8% ले रहा है तो 6 महीने में 4% लेगा। यहाँ पे 1 वर्ष के लिए लिया है, तो 1 वर्ष में जब अर्धवार्षिक लेगा तो कितने बार ब्याज लेगा? 2 बार लेगा। तो 2 बार लेगा, मतलब कि टोटल कितना परसेंट हो जाएगा? टाइम की जगह पे आपको 2 लेके चलना पड़ेगा। 4% का मतलब सिंपल सा होता है 1/25। मतलब जो भी चीज है वो 25 से बढ़ के 26 हो जाएगा। टाइम 2 बार है तो 25 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे 26 का स्क्वायर कर देंगे। ये 625 हो जाएगा और ये आपका 676 हो जाएगा। अब आपका 625 का वैल्यू दे रखा है, 625 का वैल्यू आपके सामने दे रखा है 90625। तो यहां से काट लीजिए, जो कट रहा है उसको काट पीट मचाइए फटाफट, देर का ही करना है। 25 से काटिए, पहले 25 बार में कटेगा। इसको 25 से काटिए, 25 तिया 75 हो जाएगा। 15 बच जाएगा और 6, तो 25 छक्का 150 हो जाएगा। 6 और 2 बच गया तो 25 दूना 50 हो गया। और 12 बच जाएगा तो 25 पच्चे 125 हो जाएगा। फिर आपका 25 से कटेगा एक बार में और ये 25 से कटेगा एक बार में। 11 बचेगा और 1, 2 हो जाएगा 112, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। और आपका 2 और 5 सॉरी 25 पच्चे 125 हो जाएगा। तो यहां पे आप देखेंगे कि 1 का मान 145 आ गया, तो 676 का मान पूछा गया है। तो 145 गुना में 676 कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब इकाई का अंक 0 आ रहा है, देखिए ध्यान से। जब क्वेश्चन कैलकुलेशन रहता है ना, तो ऑप्शन उसका ऐसा डाला जाता है कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा लिटिल बिट लगेगा कि सर अब यहाँ पे इतना बड़ा गुना है। इकाई का अंक पे काम कीजिए, कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, और 0 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में डाला गया है। और अगर आपको लगता है तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं, इसी बार एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है। ठीक है, ना हमने क्वेश्चन चेंज किया है ना हमने ऑप्शन चेंज किया है। तो ऐसा ही होता है, ये एक्चुअल बात है। ठीक है ना, बशर्ते कि आपको अपना दिमाग का यूज करना होता है, जो कि आपके पास है नहीं। अफसोस इसी बात का है। ठीक है, तो दिमाग है कि नहीं है एक बार कमेंट करके बता दीजिए। और आपको भी बोलते हैं कि आपके कमेंटवा का इंतजार हमको रहता है, तो आप कमेंटवा किया कीजिए, नहीं तो हमारा दिलवा टूट जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू में से प्रत्येक की परीक्षा एक अलग दिन होती है, सोमवार से शुरू होकर के। एस की परीक्षा बुधवार को है, बुधवार को एस की परीक्षा है, यहां से शुरू करते हैं। एस की परीक्षा बुधवार को है। बुधवार को किसका परीक्षा है भाई साहब? एस का।
बुधवार को कौन देगा परीक्षा? एस देगा। आर की परीक्षा पी के बाद किसी दिन होती है और टी की परीक्षा क्यू से पहले किसी दिन होती है। यू के परीक्षा जो है ओ के तुरंत बाद ही होती है और एस की परीक्षा ओ के तुरंत पहले होती है। तो एस की परीक्षा ओ के तुरंत पहले है, मतलब कि थर्सडे को जो है ओ आपको ओ देगा। और यहां पे बोला है कि यू की परीक्षा ओ के तुरंत बाद है, तो यहां पे फ्राइडे को यू दे देगा, यू दे देगा। और आगे बोला है फ्राइडे हो गया। आर की परीक्षा और कहां बोला है? टी के परीक्षा यू के बाद के किसी दिन होती है। टी की परीक्षा जो है यू के बाद किसी दिन होती है, तो टी की परीक्षा यहां पे सैटरडे है और संडे बच गया। ठीक है, तो यहां पे दोनों में से टी कहीं पे हो सकता है। ठीक है, क्यू से पहले किसी दिन होती है, तो टी की परीक्षा जो है वो क्यू से पहले है, तो भाई साहब टी क्यू यहां पे आ जाएगा, क्यू यहां पे आ गया। अब ऊपर पढ़ लीजिए आर की परीक्षा पी के बाद किसी दिन होती है, तो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन बचा हुआ है, मंडे और ट्यूसडे। तो आर की परीक्षा जो है पी के बाद, तो पी यहां पे आ जाएगा और आर इसके बाद परीक्षा दे देगा। सबका परीक्षा दिलवा दिए। अब देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो एस और क्यू, तो एस और क्यू के बीच कितने लोग परीक्षा है? 3 लोगों की परीक्षा है। किधर है? 3, ऑप्शन 3 में आपका 3 है। ठीक है, अगले सवाल पे चले। अगले सवाल पे आ जाइए बिना देर किए, फटाफट अगला सवाल देख पाएंगे आप। ज्योमेट्री का सवाल है, पैरेलल लाइन पे कॉन्सेप्ट है, कह रहा है ए बी सी डी के समानांतर है। ठीक है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, करना है। ठीक है, पी क्यू ए बी सी डी है, ए बी सी डी के समानांतर है। ठीक है, और पी क्यू जो है इसको ई और एफ पे प्रतिच्छेदित करता है, तो यहां पे आपका ई हो जाएगा, यहां पे आपका एफ हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पीईबी, पीईबी जो है 59 डिग्री है, ई आपका 59 डिग्री दे रखा है। ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु जी है, ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु जी है। ठीक है, और बीई जी जो है आपका कितना दे रखा है? ई जो एंगल दे रखा है 85 डिग्री दे रखा है भाई साहब। और जी एफ ई, जी यहाँ पे है आपका जी एफ और ई, यहाँ पे ई वाला एंगल कितना दे रखा है? 33 डिग्री दे रखा है। ठीक है भाई साहब, तो आपसे पूछा है ई जी एफ मतलब कि आपसे पूछा गया है कि ई वाला एंगल कितना डिग्री है। बहुत ही टुच्चा सा सवाल है, आप देखेंगे आपको ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, क्वेश्चन आसान है। यहाँ पे कंप्लीट एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो यहाँ पे आपको 59 दिख रहा है, यहाँ पे 50 दिख रहा है, तो ये वाला बता दीजिए कितना होगा, बता सकते हैं? तो 50 50 100 और 9 109 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 71 डिग्री आ जाएगा। टोटल 180 है, तो यहाँ पे 71 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटू सा ट्रेंगल आपको दिख जाना चाहिए था अब तक। अगर अब तक नहीं दिखा तो मतलब कि आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। एक ट्रायंगल आपको छोटू सा दिखेगा यहाँ पे, जिसमें ये जो है 71 है, 33 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 70 और 30 100 हो जाएगा, 104। तो बचा कितना? 76 डिग्री ना, तो 76 डिग्री आपका हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे दोस्त? तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल है सरल करना है। ठीक है, इसको सरल कर देते हैं। अगला सवाल है सरल करना है, इसको सरल कर देते हैं हम लोग। 9 और 2 11 हो जाएगा। ठीक है, 8 5 13, 13 में से 11 घटेगा आपका, 2 बच जाएगा। 7 7 14, 14 में से 2 घटेगा, 12 बच जाएगा। और यहाँ पे 8/4 है और गुना में 12 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा और 12 दूना 24 हो जाएगा। और 24 छक्का 144 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो सरल करना है तो जाहिर सी बात है सरल ही होगा। ठीक है ना, उसके लिए परेशान नहीं होना है, बस क्वेश्चन को करना है, कीजिएगा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। और एक खास बात, आप लोग सेशन को जो शेयर नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है भाई साहब। ठीक है ना, बहुत गलत बात है। यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ पे जे आर एम है, यहाँ पे एल कितना पे है? 12 पे। क्यू आपका कितने पे हो जाएगा? 17 पे। और टी आपका 20 पे। ये 1 पे है, ये 10 पे है और ये 13 पे है। तो यहाँ पे 10 2 12 हो जाएगा, 18 माइनस 1 17 हो जाएगा, और 13 7 20 हो जा रहा है। गजब बात है। और यहाँ पे
एक दो तीन हो जा रहा है, 10 2 12 ठीक है। और यहाँ पे 10 5 15 हो जा रहा है, तो ये तो गड़बड़ है। 18 - 1 हुआ और 13 प्लस 10 + 5 हो जा रहा है, गड़बड़ बात है। यहाँ पे 10 2 12 हो गया, और यहाँ पे 16 1 17 हो गया, और यहाँ पे 20 का 20 रह गया। तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, बहुत गड़बड़। यहाँ पे देखेंगे 10 2 12 हो गया, 16 1 17 हो गया, और 18 2 20 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 हो गया, 10 1 11 हो गया, और 13 2 15 हो गया। तो यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। बात समझ में आए? तो सारा खेल नंबरिंग का है। इसमें नंबरिंग अगर आपको ढंग से याद है मुंह पे, तो आप आसानी से इस टाइप को निपटा सकते हो। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल थोड़ा सा उटपटांग इसको कह सकते हैं, थोड़ा सा इस टाइप को उत्पटांग कह सकते हैं। क्यों सर जी? क्योंकि यहाँ पे आपको अंक दे रखा है और छात्रों की संख्या दे रखा है। तो अब यहाँ पे पहले तो आपको कुल अंक निकालना पड़ेगा, यहाँ पे गुना कर करके। तो आइए फटाफट करेंगे, आप कर लीजिएगा, आपको बता दे रहे हैं। और इस तरीका को बस याद रखिएगा, ठीक है? कभी कल पूछता है, हमेशा नहीं पूछता है इस टाइप से। जैसे यहाँ पे आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? और इस सबको आपको जोड़ देना है। इस सबको आपको क्या करना है? जोड़ देना है, और जोड़ के आपको यहाँ पे आ जाएगा। जोड़ के जो भी आएगा, और बटे में यहाँ पे इनको भी जोड़ देना है। इसको 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 भी जोड़ देना है, और जोड़ के आपको यहाँ पे लेके आ जाना है, और भाग दे देना है। मतलब कि कुल अंक बटे में छात्रों की संख्या कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना? क्योंकि इसमें आप डेविएशन भी लगाते हैं, तो आपका जो नंबर का गैप है वो बहुत ज्यादा ज्यादा है। 19 है, 36 है, 60 है, 69 है, और 85 है। तो थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे है, और यहाँ पे ध्यान देंगे आपका क्या कह रहा है अगला सवाल। बात को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? एक वस्तु को 1300 रुपए में खरीदा जाता है, इसके मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। इसके बाद अंकित मूल्य पर ई जो है क्वेश्चन आपको बेवकूफ बना रहा है। 35% की वृद्धि की जाती है। 35% का मतलब 7/20 हो जाएगा ना? 5 7 35, 20 5 100। तो यहाँ पे सीपी और एमपी का रेशियो आपको मिल गया। सीपी और एमपी का रेशियो कितना मिल गया? सीपी 20 है, तो एमपी कितना है आपका? 27 है ना? और आगे कह रहा है कि 20% का छूट दिया जाता है। तो 20% का छूट मतलब 1/5। तो यहां से आपका एमपी और एसपी का रेशियो मिल गया। एमपी और एसपी का, एमपी अगर 5 है तो 4 में बेचेगा। अब ई दोनों को थोड़ा सा बराबर करना पड़ेगा, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 27 5 135 हो जाएगा, और 20 5 100 हो जाएगा। यहाँ पे 27 5 135 हो जाएगा, और 27 4 108 हो जाएगा। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपका आंसर निकल के आ चुका है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, 100 रुपए में खरीदा गया है सामान, और बेचा कितना में गया है? 108 रुपए में। मतलब कि कितने का फायदा हो रहा है? 8 रुपए का। और कितने पे? 100 पे। तो 100 पे है तो 8% हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? कौन दुख तकलीफ है? थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। आगे देख लीजिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला सवाल है आपका म्यूट 3517 ईयर्स 2458 के रूप में कुटबत। तो ई यहाँ पे है, और इस दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में आपको 5 दिख रहा है, और इसमें भी ई है। तो आपका ई का जो है क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अच्छा सा सवाल है, ये सब बोनस में नंबर लेके आता है। यहाँ पे भी ई भी जो टाइप है रीजनिंग का, ई भी बोनस में नंबर देके जाता है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे जॉय लैब पोएट है, टीओ डीएच डीएल डीएच है। पोएट विन यूनियन है, डीएल एफओ के भी है। तो पोएट का पूछा है, तो इसमें भी आपका पोएट है, और इसमें भी आपका पोएट है। तो इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे डीएल है, और यहाँ पे भी डीएल है। तो यही पोएट का क्या हो जाएगा? डीएल हो जाएगा, या डी आई पढ़ लीजिए। ठीक है? बात समझ में आ रहा है? कोनो दिक्कत है? देख भाई, हमारे रहते दिक्कत तो आ नहीं सकता है, तू भी जानते हो। हम और दिक्कत दोनों एक साथ आ नहीं सकते हैं, ये संभव ही नहीं है कभी। पता है ना कि हम और दिक्कत दोनों एक साथ ना आ सकते हैं।
ठीक है, तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे स्क्रीन पे है। श्याम भाई साहब चलना शुरू कर दिया है। श्याम बिंदु ए से चलना शुरू करता है। ठीक है, बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पूरब की ओर 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। पूरब की ओर 11 किलोमीटर चलाया। फिर दाएं मुड़ता और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाया। ठीक है, और फिर दाएं मुड़ता और 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर गाड़ी चलाया भाई साहब, तो इधर आ जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है फिर वो दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर, तो दाएं मुड़ेगा ऊपर जाएगा। 10 किलोमीटर गाड़ी चलाया है। ठीक है, और अंतिम बार वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, मतलब ठीक यहाँ पे आकर के रुक गया और यहाँ पे बिंदु बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बताना है कि वह किस दिशा में और अपना जो प्रारंभिक बिंदु था वहां पे आने के लिए उसको किस दिशा में और कितना दूर चलना पड़ेगा। तो पहला बात कि इन नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, याद रखो यार, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ईस्ट हो या वेस्ट, इंडिया इज द वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे किस में चल रहा है, साउथ में चल रहा है। साउथ मतलब दक्षिण। और यहाँ पे आपका 5 है और यहां से यहां तक 10 है, तो ई कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर गाड़ी चलाएगा और अपने प्रारंभिक बिंदु पे वापस आ जाएगा। बात समझ में आया, सही पकड़े हो। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में आया हुआ है, इसीलिए कहते हैं कि रेलवे वाला आजकल जो क्वेश्चन सेट कर रहा है ना, तो लगता है कि क्या ही बताएं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि क्रैमल से 25% अधिक है, तो 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 अगर सीपी है तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी 5 हो जाएगा। और 12% की छूट है, 12% की छूट है, तो 3/25 हो जाएगा ना। मतलब एमपी कितना है आपका, 25 है, तो बेचेगा कितना में, एसपी आपका 22 में बेचेगा। अब यहां से इन दोनों को बराबर कर दो, ये 25 तो ये 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 20 में खरीद के 22 में बेच दिया भाई साहब, कितने का फायदा है, 2 का, कितने पे, 20 पे, और गुना में 100%, क्या हो जाएगा, 5 दूना 10। तो 10% का इसको प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है, 10% का प्रॉफिट है। बात समझ में आ गया। ये जो आपको अंकित मूल्य दिख रहा है इस पे बनेगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। और ये सब रेलवे वाला को लग रहा है ना कि लेटेस्ट वाला क्लास नहीं किया है सब। ठीक है, वो जान रहा है कि यहाँ पे बच्चा को हम अंकित मूल्य दे देंगे तो इससे अंकित मूल्य से फिर सीपी निकालेगा, सीपी से फिर एसपी निकालेगा, इतना प्रक्रिया करेगा और उसके बाद प्रॉफिट परसेंट बताएगा। गधा स्वामी, यहाँ पे 25% है और यहाँ पे 12% है। यहाँ पे 25% अधिक अंकित किया और यहाँ पे 12% छूट दे दिया। तो छूट से किसका किसका रिलेशन होता है, एमपी और एसपी का। और अधिक किया तो सीपी और एमपी का। तो बीच में एमपी कॉमन मिल गया, तो खेल जाएंगे हम तो। इसको पता नहीं है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए। ठीक है भाई साहब, और गुना और भागा को। तो यहाँ पे 56 प्लस का 12 हो जाएगा क्योंकि माइनस है, और गुना है तो भागा हो जाएगा 4, और यहाँ पे गुना 9 और माइनस 5। तो 4 तिया 12, 9 तिया 27, 22 जोड़ दो इसमें भाई साहब, यहाँ पे 78 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 10 सेकेंड का सवाल है, धुआं धुआं कर दो। ठीक है, इतना जम के प्रैक्टिस कर लो ना कि वहां पे जाओ तो क्वेश्चन देख के, अगर एग्जाम हॉल में या मॉक टेस्ट कर रहे हो और क्वेश्चन देख के सोचना पड़ रहा है कि कैसे बनाए, तो समझ लो अभी बहुत मेहनत का जरूरत है। ठीक है, जिस दिन क्वेश्चन देख के सोचना बंद हो जाए कि कैसे बनाना है, तो उस दिन समझ लो अब तुम्हारा नैया पार हो चुका है, अब सिलेक्शन के नजदीक हो भाई साहब। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि समुच्चका, बहुलक और माध्यिका दे रखा है, माध्य बताना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, माध्य माध्यिका बहुलक का जो रिलेशन होता है, मोड बराबर 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस का 2 इंटू मीन होता है। ठीक है, यहाँ पे मोड बराबर क्या होता है, 3 इंटू मीडियन माइनस का 2 इंटू मोड, मीडियन मीन हो जाता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे आपका बहुलक दे रखा है 52.7, और 3 इंटू इसको करेंगे मीडियन को, तो 6 × 5 = 15,
पांच तीन 15, सॉरी 5 3 15, एक छत्री 18 और 19 हो जाएगा। और यहाँ माइनस का 2 इंटू मीन है, ठीक है। अब इसको ले आके घटा दीजिए इधर। तो यहाँ पे आपका 52, यहाँ से 195 में से 52.7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0.03 आ जाएगा, 4 में से 2 बचेगा। और यहाँ पे आपका 19 में से 5 घटेगा, 14, 142.2 3 बचेगा। तो 2 इंटू मीन बराबर हो जाएगा 142.3। ठीक है, यहाँ पे मीन बराबर 2 से भाग दे दीजिए। मीन बराबर 2 से भाग दे दीजिए, इसको हटाइए और बटे में 10 कर लीजिए। 2 से 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10। तो यहाँ 71.15 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि 71.2 दे रखा है। तो आपका एक अंक पे लेंगे तो 5 है, तो 71.2 आप लिख सकते हैं। तो इसमें मेन मुद्दा जो है वो यही है, इसको याद रखना जरूरी है। लिख भी दिया है क्वेश्चन में कि अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करें। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सूत्र बोलते हैं। सूत्र बोलते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं। बचपन में एगो मम्मी पापा ला के देते थे फॉर्मूला का किताब, याद है? हैं? मिला था कि नहीं मिला था? हमको मिला था भाई साहब। तुमको नहीं मिला था ना, इसीलिए रह गए। हमको मिला था तो हम पढ़ लिए। कह रहा सचिन का वेतन पहले 16% कम किया जाता है, बाद में 10% बढ़ाया जाता है। अंतिम वेतन प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ फाइनल रिजल्टेंट है 16। यहाँ पे सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, किसका? एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटे में 100, यही करते हैं ना, इसी का यूज करेंगे। इसमें अगर बढ़ाया गया होगा तो प्लस में रखेंगे, और घटाया गया होगा तो माइनस में रखेंगे। तो 16 कम किया गया है तो माइनस का 16, और 10 बढ़ाया गया है तो प्लस का 10, प्लस यहाँ पे माइनस का 16 और गुना में प्लस का 10 और बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना दे देगा? ये दे देगा माइनस का 6 सर जी, और एक जीरो से एक जीरो खत्म, और यहाँ पे माइनस का 1.6 आ जाएगा। तो माइनस का 7.6 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आया प्यारे लाल कि नहीं आया? अगर बात समझ में आए तो हिलाओ मुंडी और आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल देखो, बढ़िया सवाल है, ठीक है, बढ़िया सवाल है। अभी क्वेश्चन देख के भाग जाओगे, भागना नहीं है। कह रहा है 8 सेंटीमीटर वाले भुजा से वाले घन से काटा जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो 8 सेंटीमीटर वाला घन है, अगर यहाँ पे घन कहाँ दिख नहीं रहा है हमको, घन हम खोज रहे हैं। अगर घन हमको दिख जाता तो ज्यादा बढ़िया से तुमको हम बताते, लेकिन घन हमको यहाँ दिख नहीं रहा है, ठीक है। घन के आकार का कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। एक तो है लेकिन ये तुमको समझ में नहीं आएगा। मान लो थोड़ा देर के लिए कि ये जो है तुम्हारा घन है, दिख रहा है, ये भी शीशा का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शंकु होगा वो पूरा यहाँ से यहाँ तक इस तरह से होगा, होगा ना। तो शंकु जो होगा तो नीचे वाला घन का कुछ इस प्रकार का होगा, और शंकु का निचला पोर्शन कुछ इस प्रकार का कटेगा, कटेगा ना। और जो शंकु का हाइट होगा, तो जो घन का हाइट है वही शंकु का हाइट रहेगा, क्योंकि काटा जा सकने वाला सबसे बड़ा बोला है। अगर इस सबसे बड़ा हटा दे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका भुजा है वो कितना है? 8 है ना। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब शंकु का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। और शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा भाई साहब। शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बस क्वेश्चन इतने मेन था। अब यहाँ पे आपको शंकु का आयतन याद रखना है। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? शंकु का आयतन बराबर, थोड़ा फॉर्मूला लिखो तो भाई साहब। शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? थोड़ा फॉर्मूला लिख दो। 1/3 पाई r² होता है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, 1/3 इंटू में पाई के फॉर्मेट में नहीं है तो पाई का मान ले लो 22/7। r² मतलब 4×16 और h मतलब 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16/2 128 और गुना में 22, 22 गुना में 128 और बटे में आपका 21 है। कट नहीं रहा है, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि सबके नीचे 21 है। तो काटने का तो यहाँ दिमाग ही नहीं लगाना है। यहाँ पे सिंपल सा है, गुना करा दो पहले। 22/2 176 का 6 हो गया, बच गया 17। 22 दूना 44 और 7 51, 61 का 1 हो गया, बच गया 6। 22 एक कम 22 और 6 28 हो जाएगा, बटे में 21 है। अब इसको भाग देने का भी झंझट नहीं है, यहाँ पे हम ऑप्शन चेक करेंगे। तो अगर यहाँ पे 8 एक कम 8, 8 है तो 10, इकाई का अंक क्या आ रहा है? 0 आ रहा है,
छह एक कम छह और छह दू आठ, इकाई का अंक क्या आ रहा है? आठ आ रहा है। सात एक कम सात और सात दू नौ, इकाई का अंक क्या आ रहा है? नौ आ रहा है। और चार एक कम चार दू छह, इकाई का अंक क्या आ रहा है? छह आ रहा है। मतलब यही भाई साहब हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया ना? तो इस चीज को आप थोड़ा सा दिमाग में भी रखिएगा कि जब भी घन से अगर शंकु को काटा जाएगा तो जो घन का भुजा होगा वही ऊंचाई हो जाएगा, और घन के भुजा का जो आधा होगा वो शंकु का त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है प्यारे लाल? तो आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बोला है, तो कुछ नहीं करना है। पहली 10 अभाज्य संख्या 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23, कई हो गया भाई साहब? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, और इसके बाद कितना आ जाएगा? 29 आएगा ना। 23 24 25 26 27। तो आपका इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे 3 दो 5 5 10, कोई दिक्कत नहीं है। 10 यहाँ पे मिल चुका, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17 3 20 और 10 30 हो गया, और 19 1 20 और 10 30 हो गया। यहाँ पे भी 23 और 7 30 हो गया, यहाँ पे भी। तो 30 3 90 और 10 100, और 100 में 29 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 129 हो जाएगा। 129 बटे 10 कितना आ जाएगा? 12.9 आ जाएगा। और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किधर है? ऑप्शन डी में है। बात समझे? तो कुछ था नहीं, अभाज्य संख्या था, तो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका दो से ज्यादा फैक्टर ना हो, प्राइम नंबर। अब एक चीज कमेंट करके बता दो, अभी इसी में आया हुआ भी है, ठीक है? आगे चल के देखोगे, अब हो सकता है आपको मिल भी गया होगा क्वेश्चन। आप एक चीज कमेंट करके बता दो कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। कमेंट कर ले भाई साहब, मोबाइल है उसमें जहां पढ़ रहे हो वहां कमेंट का ऑप्शन है, मारेंगे सही हो जाओगे। राहुल सर का मूवी चल रहा है, सही आ रहा है? बैठ के कमेंट नहीं करोगे, वहां हु करके चिल्लाओगे, और यहाँ कमेंट करने में पैसा लग रहा है। 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या होती हैं, 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या होती हैं, और 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है? तो याद कर लो, आज के बाद बड़ी मार मारेंगे, सुधर जाओ ना। था कीमत का ना कि सर जी हम बिगड़े ही कब थे। ठीक है? डायलॉग ना, एकदम डायलॉग ना मेरे पास। कह रहा है ये मंजिल पे सबको रखना है। कह रहा है एफ एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन 6 पे नहीं है। सबसे नीचे एक है ना, एक दो तीन चार पांच छ। अब 6 पे नहीं रहेगा तो या तो एफ 4 पे होगा या तो 2 पे होगा भाई साहब, आगे पता चलेगा। आगे कह रहा है कि डी और एफ जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 7 है, और बी जो है ए के ठीक ऊपर रहता है, और एफ और सी जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 3 है। भाई साहब मिल गया यहाँ पे। एफ और सी जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग कितना है? 3 है। तो अगर एफ 4 पे रहेगा तो भाई साहब योग 3 कभी नहीं आएगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है? आगे यहाँ पे बोला है कि डी और एफ जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 7 है, तो यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोला है कि बी ए के ठीक ऊपर रहता है, बी जो है ए के ठीक ऊपर रहता है, मतलब कि ए यहाँ पे रहेगा और बी यहाँ पे रहेगा। आगे बचा कौन है? बचा है जो ऊपर आके चुपचाप रहेगा ना, मार के धुआं धुआं कर देंगे। यहाँ पे बचा कौन? ई बच गया। आगे क्या पूछा? बी और एफ के बीच कितने लोग रहते हैं। बी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे, कितने लोग हैं? एक लोग हैं। ठीक है? बी और एफ के बीच कितने लोग रहते हैं? एक लोग रहते हैं भाई साहब। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सरल करना है, क्या करना है? सरल करना है प्यारे लाल। कर देंगे, क्या करेंगे? 4 1 5, 5 जीरो हो जाएगा, 7 गुना जीरो जीरो हो जाएगा, 0/91 जीरो हो जाएगा, 127 आंसर हो जाएगा। समझते नहीं हो यार बात को? ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? अब इतना ना समझोगे तो समझ में आया कि ना आया? यहां से 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 में से 5 घटा जीरो हो जाएगा, 7 में जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, जीरो के 91 से डिवाइड करोगे जीरो आ जाएगा,
127 में से 0 घटाओगे 127 आ जाएगा। बात समझ में आया? तो हिलाओ मुंडी, आगे आ जाओ। अगला सवाल है ब्लड रिलेशन का है, तुच्छा सा सवाल है, बता देंगे इसको। m प्लस n है तो a b की माता है, मतलब m जो है n की माता है भाई साहब। m क्या है? n की माता है। m n की माता है। n डिवाइड o, a डिवाइड a b का पिता है, मतलब o जो है n जो है o का पिता है, n जो है o का पिता है। आगे o इंटू पी, तो ए बी की पत्नी है, मतलब o जो है p की पत्नी है, तो o का शादी कराओ p से। ठीक है, पी से शादी करा दिए। आगे P माइनस क्यू, तो A माइनस बी, ए बी का भाई है, मतलब P जो है Q का भाई है, तो P Q का भाई हो गया। M का Q से क्या संबंध है? तो ये भाई की वाइफ की माँ के पिता के माता, भाई की पत्नी के पिता की बहन ना, भाई के पत्नी की पिता के माता हो जाएंगी, भाई की पत्नी के पिता के माता हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आया? तो आगे आ जाइए। अगला सवाल बताइए क्या कह रहा है। यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 3 हो गया है, यहाँ पे 5 हो गया है, यहाँ पे 7 हो गया है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा ना, तो 76 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो आगे आ जाइए, हिलाइए मुंडी, आगे बढ़िए। आगे देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल समकोण त्रिभुज, गजब का सवाल है भाई साहब, गजब का। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो बड़ा दिक्कत है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि ई जो है आपका, ई जो है तीनों समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो एक तो रास्ता है कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ी वाला जो भुजा है वो कर्ण होगी, हाइपोटेनियस होगा, मतलब एक्स जो है आपका हाइपोटेनियस होगा। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर, और प्लस में आधार का स्क्वायर, यही होता है ना, प्लस में आधार का स्क्वायर। अब यहां से आप इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व कीजिएगा तो आप निकालिए, क्या निकालिएगा? एक्स का मान निकालिए, और वहां से आप तीन, 1-2 दिन तक करते रहिए। या फिर दूसरा तरीका है आपके पास कि अगर आप इसमें थोड़ा सा अपना माथा लगाएंगे, ठीक है, माथा है ना, है, थोड़ा सा लगाएंगे तो ये 3 4 5 के ट्रिपलेट पे सेट करेगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, और ये 5। ठीक है, अब ये 13 का गैप है, यहाँ पे देखेंगे इसमें और इसमें 13 का गैप है। ठीक है, तो यहां से 1 का गैप है, तो अगर 13 चौका 52 करते हैं तो ये 13 तिया 39 हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 5 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। अब देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। अभी 13 हमको कहां से मिला है? तो यहां पे दोनों में देखे कि 13 का गैप है, ये 13 ज्यादा, ये 13 कम है, तो मतलब कि यहां से कितने का गैप है? 1 का, और 1 का मान कितना होगा? 13 होगा। बात समझ में आया? तो यहां से हमको 13 मिल गया, और ट्रिपलेट हमको मिल गया 39 52 65। तो क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का? 1/2 गुना में 39 गुना में 52। ठीक है, काट दीजिए, 26 बार में कटेगा। 39 गुना 26 करेंगे, कितना हो जाएगा? 26 चौका 104, 104 में 26 घटा दीजिए, 140 में 1014 आ जाएगा। 9 छः का 54, इकाई का अंक से भी बन रहा है, इकाई के अंक से निपटा दीजिए। 9 छः का 54, इकाई का अंक 4 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में दिमाग लगाने का जरूरत लग रहा है नहीं है। अब इसमें क्या है, तो जब क्वेश्चन और ऑप्शन देखा गया तो देखा गया कि अरे भाई साहब ये तो सेम नंबरवा है, बस डेसिमल को इधर उधर किया गया है। तो इसमें 1 अंक बाद है, इसमें 1 अंक, 2 अंक, और इसमें 4 अंक, टोटल 6 अंक बाद हो गया। तो इसमें अगर देखें तो 2 और 2 4 और 4 8, गड़बड़ बात है। इसमें 1 और 3 4 और 4 8 हो गया, गड़बड़ बात है। इसमें 3 और इसमें 3 6 अंक हो रहा है। ठीक है, इसमें देखो 1 और 1 2 और 2 4, ये भी गड़बड़ हो गया। एक के वो ऑप्शन में 6 अंक बाद डेसिमल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस डेसिमल का खेल था। सोच लो क्या लेवल है क्वेश्चन का, और एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल का सवाल है भाई साहब। एक आयताकार खेत की भुजा 169 और 154 मीटर लंबी है।
इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार खेत की परिधि बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर में आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है 169, आधार गुना ऊंचाई होता है ना। अब काट दीजिए, 22 से तो ये कट रहा है, 22 से ही कट जाएगा, 22 से कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में। यहां से आर स्क्वायर है और 7 को उधर भेजिए तो 169 इंटू में 49 हो जाएगा। स्क्वायर हटाइए यहां से तो आर बराबर अंडर रूट हो जाएगा। तो यहां से निकल जाएगा 113 और यहाँ पे 7। तो यहाँ पे हमारा आर आ गया। हमको परिधि बताना है तो 2 पाई आर, 2 गुना में 22/7 और आर का मतलब 13 गुना 7 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत है? तीन फार्मूला का यूज हो रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, और वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, याद रहना चाहिए, तीनों का यूज हो रहा है। तो यहां से 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां से 13 दूना 26, तो 22 गुना 26 कर दीजिए। 22 गुना 26, यहां से 2 छक्का 12, इकाई का कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो बस एक एक ऑप्शन है, काहे के लिए दिमाग लगा रहे हो। बढ़े आगे, अगले सवाल पे चले। अगले सवाल पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है 68 एक्स, 68 जो है एक्स और 272 के बीच मध्यानुपाती है। तो 68 जब एक्स और 272 के बीच मध्यानुपाती है भाई साहब, तो यहाँ पे 68 आएगा, आएगा ना। तो x/68 और बराबर में यहाँ 68/272 आ जाएगा। किससे कटेगा, 17 चौका 68 और 17 एकम 17, 10 17 छक्का, 17 चौका 68, 17 एकम 17 और 17 छक्का 102। 4 में कट जाएगा। तो यहां से कटेगा, डेसिमल में है, 17 चौका 68, 4 से काटो यार। 17 बार में एक्स बराबर कितना आ गया, 17 आ गया। टुच्चा सा सवाल है। अब इसमें जो फॉर्मूला पे डायरेक्ट रटे हुए हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, ए और बी का अगर मध्यानुपाती निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। तो अब यहां से अंडर रूट ए बी बराबर करेंगे एक्स गुना में 272 और इसको अंडर रूट करेंगे, बराबर में 68 लिखेंगे। अब उनके लिए कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कत आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आप खुद ही बता दो। आएगा ना, उसके अपेक्षा ही आसान है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि इस पे भी पढ़ा करो, समझते नहीं हो बात को। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, तुच्चा सा सवाल है, देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है भाई साहब, मनोज के पास 200 लीटर तेल ए और 274 लीटर तेल बी है। वह कई समान कंटेनरों में 2 प्रकार के तेल भरता है। इस प्रकार के प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल हो और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे हुए हो। मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम मान क्या हो सकता है, ताकि दोनों सभी तेल के कुछ नहीं करना है यार, एसिड निकालना है। ठीक है, 8×3 = 24, 8 से कट नहीं रहा है, 10 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, आंसर 2 हो जाएगा। दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बस इतना बड़ा किया गया है, आप बेवकूफ बन जाएं। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है भाई साहब। कह रहा है भाई साहब कि 350 रुपए की राशि 20% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 1.5 ओवर्स के लिए उधार ली जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 20% प्रति वर्ष है ना, तो एक साल में 20%, यहाँ पे 1.5 साल का बात कर रहा है। तो 1.5 साल में कितना परसेंट देगा, तो 30% हो जाएगा ना। एक साल में 20% और आधा साल में 10%, तो टोटल कितना हो गया, 30% हो गया। मतलब ब्याज जो यहाँ पे मिलेगा वो कितना मिलेगा, 30% मिलेगा, मिलेगा ना। तो 350 का 30% निकाल ले मेरे प्यारे लाल, 350 का 30%, बस इतना सा है। 35 दिया 105। बात समझ में आया कैसे निपटाया जाता है। तो आ जाओ अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो भाई साहब क्या कह रहा है। अगला सवाल है यहाँ पे 16×2 = 18, 2 20, 2 22। तो इधर क्या हो जाएगा, 14, 14 पे क्या है, एन है। यहाँ से 11×2 13, 2 15, 2 17, तो आगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इधर से 6, 2 8, 2 10, 2 12, तो आगे 4 हो जाएगा, NID, जो ऑप्शन 2 में है, NID। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए फिर फटाफट, जब ठीक है तो क्या
टाइम बर्बाद करना है। अगला सवाल क्या कह रहा है? यहाँ पे देखिए अगर भाई साहब ध्यान से इसको हम, तो कितना माइनस करा रहा है? 13 और 15, 28 माइनस करा रहा है भाई साहब। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7 में से 6 घटा 6, 8 में से 26 माइनस करा रहा है। यहाँ पे देखे तो 11 में से 7 4, और 5 में से 3 2, 24 माइनस कराया है। यहाँ पे देखे तो 7 2 और 2 22 माइनस कराया है। यहाँ पे 20 माइनस कराया है। तो तुम क्या करोगे? झाल बजाओगे? हैं? हेलो? क्या? तू कुछ कर लो, कमेंट उमेंट आंसर क्या होगा? हाँ, बेस्ट कहीं का। झाल ले हैं? हैं? झाल बजाओगे? बताओ क्या हो गया आंसर? 77 आपका आंसर हो जाएगा, 18 माइनस कराएंगे तो। ठीक है ना? चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। यहाँ पे बोला समानांतर माध्य बताना है, प्रेक्षणों का समानांतर माध्य बताना है। कई गो? दो, दो चार, दो छो, दो आठ, एक नौ। हम जान रहे थे 10 को दे नहीं सकता है। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ को है भाई साहब। ठीक है, जोड़ दो। आओ जोड़ते हैं। आठ एक नौ, नौ तीन 12, 12 7 19, 19 7 26, 26 4 30, और 30 और 9 39 का 9 बच गया 3। 2 3 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 3 29, 29 7 36, और 36 और 9 45 बटे में 9, 9 पच्चे 45, 9 एक कम 9, जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आया कि ना आया? आ गया ना? तो हिलाओ मुंडी और आगे बढ़ जाओ। अगले सवाल पे आ जाओ भाई साहब। अगला सवाल देख पाएंगे और आज का आखिरी सवाल आप देखेंगे इसको कैसे करेंगे। कह रहा 17,700 की राशि 4% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है भाई साहब। तो यहाँ पे सिंपल सा, हम दिमाग ज्यादा नहीं लगाते हैं, हम सिंपल सा बताते हैं कि यहाँ पे 4% है, 2 साल में एसआई कितना हो देगा? तो एसआई जो होगा वो आपका 8% होगा। अब सीआई निकालने अगर इसी तरह से आ जाए तो आपका बात बन जाए। तो सीआई जब 2 साल का है तो कुछ नहीं करना है, 4+4 और प्लस में 4 गुना 4/100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 8 हो गया और E.16 हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो यहाँ पे 8% आपका एसआई मिल रहा है और सीआई मिल रहा है 8.16%। कितने का अंतर है? 0.16% का अंतर है। यही इसका डिफरेंस हो जाएगा, मतलब इसका निकाल लो। 17,700 है और इसका 0.16 निकाल दो। 0.16%, यहाँ पे डबल जीरो हो जाएगा, हटाओगे तो यहाँ पे और डबल जीरो आ जाएगा। काट दो, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा। कट रहा है 7×6 = 42। इकाई का अंक 2 आ रहा है और सबका 2 है, तो गुना कराना पड़ेगा भाई साहब। 16×7 = 112 होता है, 112 का 2 हो जाएगा, बच गया कितना? 11। और 16×7 फिर से 112 होगा, और 112 में 11 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो 123 का 3 बच गया अभी भी 12। 16 कम 16 और 12 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा, और बटे में कितना है? 100 है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 28.32 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? क्या है, कुछ है? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। ठीक है, कल रविवार है, तो हम लोग कल लाइव शाम को आपसे मिलेंगे और कुछ बातों पे चर्चा करनी है। ठीक है, उस पर चर्चा भी करेंगे। तो कल लगभग 8 बजे आप आइएगा, हमारे साथ जुड़िएगा, और कुछ आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और उसमें कुछ आपका भी जो डाउट होगा वो भी ले लेंगे। तो कल रविवार को हम 8 बजे लाइव मिलेंगे लगभग में। और कल आपका क्लास एक दिन छोड़ देते हैं रविवार को। ठीक है, रविवार का आपका काम क्या रहेगा कि पूरा ये जो 6 सेट में आपका जो जो क्वेश्चन में डाउट आया, ये सारा क्वेश्चन एक बार रविवार को आप बना लीजिए। फिर आपका सोमवार को आपका क्वेश्चन का पैटर्न आपको चेंज दिखेगा। इस वीक में आप देखें कि जो भी एक पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आ रहा था ना, अब आपका सोमवार को फिर एक नया पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब जैसे आप देखें कि एमपी दे करके अंकित मूल्य इतना बढ़ा दिया गया, छूट इतना दिया गया, तो लाभ परसेंट बताओ।
तो इसमें 2-3 सवाल आया लगातार, तो अब उस पर आपका कमांड हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो उसको बना लीजिए। जैसे एसआई और सीआई के अंतर पे भी 2-3 सवाल इस सप्ताह में आया, तो इस पे भी आपका कमांड हो गया होगा। तो अब अगर एक और एसआई पे सवाल आया जो 2 गुना हो जाता है, तो उसमें भी 2 क्वेश्चन आया पूरा इस वीक में 6 सेट में। तो आपको धीरे धीरे करके हम इस लेवल पे लेके जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा, और एक समय आएगा कि कुछ सेट जब हो जाएंगे कंप्लीट, तो आप देखेंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे करना सिर्फ इतना है कि आपका शाम के लेक्चर आता है, शाम को लेक्चर पहले बैठ के देख लीजिए, कुछ स्पीड में देखिए, जहां आपको क्वेश्चन ज्यादा बढ़िया लग रहा है वहां आराम से उसको समझिए और पूरा लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद सुबह में आपका नेक्स्ट डे पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और वहां से बैठ के एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। इससे आपका बेनिफिट जो होगा, आपको 2 चीजें फायदा होंगी। एक तो आपका एक्यूरेसी सही होगा और दूसरा आपका स्पीड बढ़ेगा, जो दोनों आपके सिलेक्शन के लिए यही इसी का जरूरत है। तो जो रास्ता बता रहे हैं उस पर चलिए, क्योंकि सिलेक्शन हम इतने सारे एग्जाम में लिए हैं, हमने इतने सारे एग्जाम क्रैक किए हैं, तो रास्ता हमको पता है, बशर्ते कि बताएं और आप उस पर चल ले तब। ठीक है, तो फिलहाल इस सभा को समाप्त करने का इजाजत लेंगे आपसे। मिलेंगे आपसे कल रात में लाइव, और बाकी सोमवार से फिर आपका वापस से 7 नंबर सेट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।